हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों वेलकम। बच्चों आज का टॉपिक है हमारा, मैं मटेरियल आपको ये ऑलरेडी पीडीएफ भेज चुका हूँ, दैट इज़ आयनाइजेशन एंथैल्पी। और उससे पहले मैं कुछ चीज़ें क्लियर कर दूँ बच्चे। बहुत सारे बच्चे ये कह रहे थे सर के नोट्स के ऊपर तो बहुत छोटा है, आपने बहुत बड़ी ये पीडीएफ भेजी है। तो बेटा देखो, आप अगर सिर्फ एग्ज़ाम के लिए पढ़ना चाहते हो तो एग्ज़ाम के लिए आप ये डेफिनेशन सफिशेंट है। उसके बाद आप सीधे चले जाओ नीचे, सीधे चले जाओ और जाते जाओ और फिर यहाँ पे ये वेरिएशन ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी के ग्रुप में इसकी क्या चेंजिंग होती है और पीरियड में क्या चेंजिंग होती है। ठीक है, तो ये आप लिख लो। ठीक है, लेकिन मैंने ये पीडीएफ इसलिए आपको बनाई है कि आपकी सारी नॉलेज जो है वो क्लियर हो जाए, आपको सफिशिएंट नॉलेज मिल जाए, क्योंकि नीट के अकॉर्डिंग आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए। तो आप इसमें से छांट लो अपने अकॉर्डिंग, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे नीट के लिए भी तो पढ़ते हैं। अब हम अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। टॉपिक है बच्चे आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो सबसे पहले हम आयनाइजेशन एंथैल्पी पढ़ेंगे क्या होता है, और फिर हम उसकी वेरिएशन पढ़ेंगे, और फिर एक्सेप्शन से कुछ वो पढ़ेंगे। तो बच्चे टर्म जो है इंथैल्पी, टॉपिक है आपका आयनाइजेशन इंथैल्पी। आयनाइजेशन इंथैल्पी। तो बच्चे जहाँ भी आप इंथैल्पी देखो तो इंथैल्पी होता है टोटल हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम। टोटल हीट कंटेंट ऑफ ए सिस्टम कि एक एलिमेंट के अंदर, एक सिस्टम के अंदर कितनी हीट है, कितनी हीट एनर्जी प्रेजेंट है किसी चीज़ के अंदर, उसको हम इंथैल्पी कहते हैं। मैं पहले भी ये बता चुका हूँ कि इंथैल्पी याद रखना है कि किसी भी चीज़ के अंदर कितनी हीट प्रेजेंट है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट होती एनर्जी है, तो वो हीट कंटेंट उस सिस्टम की, उसको हम इंथैल्पी कहते हैं। और इंथैल्पी को हम डिनोट एच से करते हैं। थर्मोडाइनेमिक्स में हम पढ़ेंगे, दैट इज कैपिटल एच। अब हम आ जाते हैं आयनाइजेशन इंथैल्पी क्या होती है। बच्चे इंथैल्पी तो मैंने आपको बता दिया कि टोटल हीट कंटेंट कि किसी सिस्टम के अंदर हीट कितनी है। आयनाइजेशन मींस कि फॉर्मेशन ऑफ आयंस, फॉर्मेशन ऑफ आयंस। अब आपको पता है, आपको बेसिक में क्लियर कर दूं कि आयंस क्या होते हैं। चार स्पीशीज होते हैं, दो टाइप के, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। ठीक है, इनको हम आयंस कहते हैं, नंबर वन। नंबर टू, मान लो हमारे पास एक एलिमेंट एक्स है, कोई भी एलिमेंट एक्स है। जब ये इलेक्ट्रॉन लूज करती है, माइनस सी नेगेटिव मीन्स ये इलेक्ट्रॉन को, दिस माइनस रिप्रेजेंट द लूज, कि जब ये इलेक्ट्रॉन को लूज करती है, और लूज हमेशा वैलेंस शेल से होता है, तो जितने ये इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगी उतना एन पॉजिटिव, एन इलेक्ट्रॉन्स। अगर एक इलेक्ट्रॉन करेगी तो एक पॉजिटिव आएगा, दो इलेक्ट्रॉन करेगी दो पॉजिटिव आएगा। जब इलेक्ट्रॉन लूज करती है कोई भी स्पीशीज, तो वो बनाती है कैटाइन, याद रखना है। तो देखो अब क्या बना रही है वो, आयंस बना रही है। एक न्यूट्रल एलिमेंट था जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं था, इसने इलेक्ट्रॉन को लूज किया, जितने इलेक्ट्रॉन्स लूज करेंगे उतने ही पॉजिटिव चार्ज आएंगे। इसको हम कहते हैं आयनाइजेशन के, फॉर्मेशन ऑफ आयंस, के आयन की फॉर्मेशन होती है। अब आयनाइजेशन इंथैल्पी क्या हुआ, कि इंथैल्पी हुआ कि इस एक्स के अंदर हीट कितनी है। इस एक्स ने जब इलेक्ट्रॉन को लूज किया और कैटाइन को बनाया, पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज को बनाया, तो इस एक्स को के अंदर से कितनी हीट लॉस हुई, कितनी हीट लॉस हुई, जब जाके इसने इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया और कैटाइन्स बनाए, तो उसको हम कहते हैं आयनाइजेशन इंथैल्पी। फिर से कह रहा हूँ कि एक एलिमेंट जब इलेक्ट्रॉन को लूज करती है तो उसके अंदर से जो हीट होती है वो भी लॉस होती है। तो हीट जो अंदर होती है चीज़ के, उसको इंथैल्पी कहते हैं।
तो आयनाइजेशन हो गया फॉर्मेशन ऑफ आयंस। तो वो आयंस बनाएगी, इस आयंस के बनाने में कितनी हीट लॉस हो रही है उसको हम आयनाइजेशन इंथैल्पी कहते हैं बच्चे। अब हम डेफिनेशन की क्या आते हैं। इफ सफिशिएंट एनर्जी इज सप्लाइड, electrons may be removed resulting in the formation of a positive charge ion। ये कह रहा है कि मान लो हमारे पास एक एलिमेंट है X और ये इजीली इलेक्ट्रॉन्स लूज नहीं कर रही है, ये इजीली इलेक्ट्रॉन्स लूज नहीं कर रही है। पहला केस मैंने बताया था कि जब वो इजीली इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगी, वो केस था। लेकिन एक एलिमेंट है X, ये इजीली इलेक्ट्रॉन्स लूज नहीं कर रही है, उसके इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डेड हैं। वो फैक्टर हम आगे पढ़ेंगे कि कौन इजीली इलेक्ट्रॉन लूज करती है और कौन इजीली इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करती। तो हम क्या करेंगे, इसमें बाहर से हीट देंगे, इसको बाहर से क्या करेंगे, इतनी हीट देंगे कि ये इलेक्ट्रॉन को लूज करेगी। ऑब्वियसली बात है, हीट करेंगे तो हीट से चीज़ फैलती है, मीन्स वो इलेक्ट्रॉन को लूज करती है। तो जब वो लूज करेगी तो ये X पॉजिटिव मीन्स कैटायन बनाएगी। तो ये हीट जो हम बाहर से अब दे रहे हैं, इसको हम आयनाइजेशन इंथैल्पी कहते हैं। समझना है। इफ सफिशिएंट एनर्जी सप्लाइड, इलेक्ट्रॉन में बी रिमूव्ड रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ ए पॉजिटिव चार्ज कैटायन। के अगर हम एक एलिमेंट को बाहर से एनर्जी सप्लाई करते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करती है, लूज करती है, और उससे क्या बनता है, पॉजिटिव चार्ज आयंस मीन्स कैटायंस बनते हैं। तो वो जो एनर्जी हम दे रहे हैं उसको हम आयनाइजेशन इंथैल्पी कहते हैं। और ये नीचे कह रहा है द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूजली बॉन्ड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसेस एटम so as to convert into gaseous cation is called as ionization enthalpy। ये कहता है कि एक एलिमेंट हमारे पास ये गैसेस फॉर्म में है, ठीक है, इसमें हम वायर से इसको हीट दी और इसका जो लूजली बॉन्ड इलेक्ट्रॉन है वो लूज हो गया, लूज होके इसने पॉजिटिव चार्ज कैटायन गैसेस फॉर्म में बनाया। इसको हम क्या कहते हैं, आयनाइजेशन एंथैल्पी कहते हैं। इसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, इसको हम रिप्रेजेंट डेल्टा आई एच से। आई इज द आयनाइजेशन, डेल्टा इज द चेंज एंड एच इज द इंथैल्पी। अब आगे देखो, दिस प्रोसेस में भी रिप्रेजेंटेड एज, इस प्रोसेस को हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये एक एलिमेंट है M जो कि गैसेस फॉर्म में है, इसको हमने ये हीट दी, डेल्टा आई एच आयनाइजेशन इंथैल्पी दी, इसको हीट दी। तो जब हम हीट देंगे तो इससे इलेक्ट्रॉन लूज होगा, तो इस साइड जो चीज़ लिखी होती है रिएक्शन में वो लूज होती है। तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन लूज हुआ तो इसने क्या बनाया, M पॉजिटिव मीन्स कैटायन बनाया। तो इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं कि ये हमने दी तभी जाके इसने क्या बनाया, कैटायन बनाया। तो इसको हम आयनाइजेशन इंथैल्पी कहेंगे। यही सबसे बड़ा फैक्टर है जो कैटायन की फॉर्मेशन करता है। यहाँ पे फिर दिया हुआ है नीचे, बिल्कुल आप अगर इसको पढ़ोगे तो बहुत इजी लगेगा कि M गैसेस फॉर्म में है, इसने M पॉजिटिव बनाया, ठीक है। और फिर ये दिया हुआ है कि आयनाइजेशन इंथैल्पी इज आल्सो नोन एज आयनाइजेशन पोटेंशियल। इसको हम आयनाइजेशन पोटेंशियल भी कहते हैं, याद रखना है। सिंस इट इज़ द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूजली बॉन्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, कि अगर मान लो हम इलेक्ट्रिकली ये एलिमेंट है M, इसको हम आयनाइजेशन एनर्जी जो है, आयनाइजेशन इंथैल्पी जो बाहर से दे रहे हैं वो हम हीट की फॉर्म में ना दें और इसको हम इलेक्ट्रिक करंट दें, पोटेंशियल डिफरेंस दें, ठीक है। तो वो जो पोटेंशियल डिफरेंस हम देंगे उससे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो क्या हो जाएगा, लूज हो जाएगा और वो कैटायन बनाएगा। तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, आयनाइजेशन पोटेंशियल भी कहते हैं, ठीक है। और इसको हम मेजर किस यूनिट में करते हैं, इसको हम मेजर करते हैं, इट इज़ मेजर्ड इन यूनिट ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, EV। इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में मेजर करते हैं, और किलो कैलोरी पर मोल और किलो जूल पर मोल में रिप्रेजेंट करते हैं। ये इसके यूनिट हैं जो कि आयनाइजेशन एंथैल्पी के हैं।
1 electron volt is the energy acquired by an electron while moving under a potential difference of 1 volt। ये कह रहा है कि मान लो हमारे पास एक एलिमेंट m है, इसको हम 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस दे रहे हैं बाहर से इलेक्ट्रिकली, और ये यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन लूज करके m पॉजिटिव बना रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहेंगे कि ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है जिससे एक इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज होके इसने m ने कैटाइन बनाया। समझते जाओ आगे स्टेप बाय स्टेप। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूजली बॉन्ड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आइसोलेटेड गैसेज आइटम, ये वही बच्चे रिपीट हो गया है। हाँ, इज कॉल्ड द आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड इज डिनोटेड बाय डेल्टा आई एच। ये हो गया ये बात, ठीक है, कि हमने आयनाइजेशन एंथैल्पी दी और आयनाइजेशन एंथैल्पी से हमारे पास क्या हो गया, कैटाइन बना। लेकिन ये 1 जो लिखा हुआ है यहाँ पे, ये फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। जैसे देखो, समझना है बच्चे, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ अब मैं बता रहा हूँ। हमारे पास ये एलिमेंट m है, इसने इलेक्ट्रॉन को लूज किया, इसने क्या बनाया, m पॉजिटिव। तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे कि ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन लूज हुआ है, तो डेल्टा आई आयनाइजेशन एंथैल्पी H1, ये पहला है, ठीक है। इसको हम बोलेंगे फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। ये फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी है, एक न्यूट्रल एलिमेंट से कैटाइन बना। अब इस कैटाइन से m पॉजिटिव से फिर से हम इलेक्ट्रॉन को लूज कराएं तो ये बनाएगा m2 पॉजिटिव, क्योंकि ये ऑलरेडी इसे इलेक्ट्रॉन लूज था, जैसे कि हमने पिछले में भी पढ़ा, इसमें ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन लूज था, एक और इलेक्ट्रॉन लूज कराए तो m2 पॉजिटिव हो गया। तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे डेल्टा आई H2 से। ये सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी है। अब ये तो आप समझ गए कि दिस इज फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, दिस इज सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी, और फिर से हम अगर m2 से m3 पॉजिटिव बनाएंगे तो वो थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड सो ऑन। अब हम ये पढ़ेंगे कि आयनाइजेशन एंथैल्पी इसमें ज़्यादा होगी, फर्स्ट ज़्यादा होगी या सेकंड ज़्यादा होगी, तो ये हम पढ़ेंगे बच्चे। तो जहाँ यहाँ पे ये दिया हुआ बच्चे कि दिस इज द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू नॉक आउट मीन्स बाहर निकालना, सेकंड एंड थर्ड इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड एज सेकंड एंड थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी। जैसे ये फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी है क्योंकि इसमें पहला इलेक्ट्रॉन लूज हुआ, ये कैटाइन बना। अब ये वाला कैटाइन m पॉजिटिव से फिर से हम इलेक्ट्रॉन लूज करवा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन ये लूज हुआ तो इसको हमने रिप्रेजेंट किया सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी से। अब ये वाला m2 पॉजिटिव बना, इसी m2 पॉजिटिव से फिर से हमने इलेक्ट्रॉन लूज करवाया, इसको फिर से हमने एनर्जी दी, तो दिस इज द थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी और m3 पॉजिटिव हो गया। जितने जितने हम इलेक्ट्रॉन लूज करवाते जाएंगे उतने उतने उस पर पॉजिटिव चार्ज आते जाएंगे। इन शॉर्ट अगर मैं कुछ बच्चों को अगर ना समझ आया हो, ये न्यूट्रल एटम है, इससे m पॉजिटिव बना, फिर m पॉजिटिव से m2 पॉजिटिव, और फिर m2 पॉजिटिव से m3 पॉजिटिव बना। तो कैसे बना, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन लूज हुआ m पॉजिटिव से फिर एक इलेक्ट्रॉन हुआ तो m2 पॉजिटिव से फिर एक इलेक्ट्रॉन लूज हुआ तो m3 पॉजिटिव। जितने जितने इलेक्ट्रॉन लूज होते गए उतने उतने पॉजिटिव चार्ज आते गए। तो इसको हमने रिप्रेजेंट किया डेल्टा आई H1 से फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, दिस इज द डेल्टा आई सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी, दिस इज द डेल्टा आई थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड सो ऑन। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो सम अप करने के लिए। आई होप आप समझ गए होंगे। अब समझना है बच्चे, ये नीचे जो थ्योरी दी हुई है पहले मैं आपको समझा देता हूँ। देखो बच्चे, समझना है, बड़े गौर से दिमाग लगा के समझना है। हमारे पास एक एलिमेंट था m से हमने इलेक्ट्रॉन को लूज करवाया, क्या बनाया उसने, m पॉजिटिव, दिस इज द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। क्या बना दिया इसने, कैटाइन। मींस समझना है,
ये एक एलिमेंट था, इसने ये इलेक्ट्रॉन लूज़ किया, ये इलेक्ट्रॉन इसने लूज़ कर दिया। अब इसने क्या बना दिया, m पॉजिटिव, मीन्स अब ये इलेक्ट्रॉन इसका चला गया, अब सिर्फ ये बच गया, ठीक है, m पॉजिटिव ये बच गया। अब m पॉजिटिव से दिस इज द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, क्योंकि पहला इलेक्ट्रॉन हमने लूज़ किया। अब m पॉजिटिव से हमने फिर से इलेक्ट्रॉन लूज़ किया और हमने क्या बनाया, m2 पॉजिटिव। तो अब क्या हुआ, अब इससे हम इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहे हैं, तो क्या हुआ, यहाँ से हम इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर रहे हैं, तो देखो क्या हो रहा है, ये हो रहा है कि फर्स्ट केस में जब ये m था, न्यूक्लियस को, ये मैं एग्जांपल ले रहा हूँ कि फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी में न्यूक्लियस को वैलेंस शेल तक अट्रैक्शन थी, लेकिन दूसरे शेल तक थी। जब एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर दिया, अब जो चला गया वो चला गया, अब इसकी अट्रैक्शन इस वाले इलेक्ट्रॉन से बढ़ गई, अब इसकी अट्रैक्शन इस वाले इलेक्ट्रॉन से बढ़ गई। अब इस इलेक्ट्रॉन को लूज़ करवाना में ज़्यादा एनर्जी लगेगी, क्योंकि अब ये ज़्यादा बॉन्डेड है, क्योंकि ये वाला इलेक्ट्रॉन चला गया है बाहर। तो अब इस इलेक्ट्रॉन को लूज़ करवाना में हमें ज़्यादा एनर्जी लगेगी, मीन्स ज़्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी लगेगी। समझ गए आप? फिर से बता देता हूँ मैं, ये m है, एक एलिमेंट है, इसने बनाया m पॉजिटिव, फिर क्या बनाया, m2 पॉजिटिव, फिर क्या बनाया, m3 पॉजिटिव, ठीक है। इसकी एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो ये न्यूक्लियस है, पहला शेल, दूसरा शेल, तीसरा शेल, चौथा शेल। यहाँ से हमने जब इलेक्ट्रॉन को लूज़ किया, ठीक है, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन वैलेंस ही लूज़ होगा। तो कितने बचे अब पहला, दूसरा, तीसरा। अब पहले केस में इलेक्ट्रॉन को लूज़ करवाना आसान था, डेल्टा IH1, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को लूज़ करवाना आसान था, क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा था न्यूक्लियस की और इस इलेक्ट्रॉन की, आपस में अट्रैक्शन कम थी, आसान था। लेकिन अब ये तीसरे शेल तक पहुँच गया है, तो अब इसकी अट्रैक्शन न्यूक्लियस की और इलेक्ट्रॉन की एज़ कम्पेयर टू दिस बढ़ गई है। तो अब हमें ज़्यादा एनर्जी चाहिए, मीन्स डेल्टा IH2 ज़्यादा चाहिए इस इलेक्ट्रॉन को लूज़ करवाने में, ठीक है। जब इस इलेक्ट्रॉन को लूज़ करवाएंगे तो क्या होगा, डेल्टा ये अब सेकंड तक पहुंच गया। अब इसकी अट्रैक्शन और बढ़ गई, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन और चला गया, तो डेल्टा IH3 और ज़्यादा चाहिए हमें इस इलेक्ट्रॉन को भी लूज़ करवाने में। तो जो हम इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करवा रहे हैं, इन शॉर्ट अट्रैक्शन न्यूक्लियस में और जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन में है, जो चला गया वो चला गया बाहर, अब दूसरा जो बच गया वो वैलेंस होगा। तो उस वैलेंस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस में अट्रैक्शन बढ़ती जाएगी। तो जितनी अट्रैक्शन बढ़ती जाएगी उतना इलेक्ट्रॉन ज़्यादा टाइटली बॉन्ड होगा। टाइटली बॉन्ड होने से हमें उस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाना ज़्यादा मुश्किल होगा। तो ज़्यादा मुश्किल होगा मीन्स बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी चाहिए। तो दैट्स वाई जो पैटर्न आता है वो ये आता है, डेल्टा IH1, डेल्टा IH2, डेल्टा IH3 एंड सो ऑन। जब हम ऐसे जाते हैं तो सबसे ज़्यादा हमें एनर्जी इसके लिए चाहिए, फिर इसके लिए चाहिए, और सबसे कम इसके लिए चाहिए, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन्स लूजली बॉन्ड है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो टाइटली बॉन्ड हो गए हैं। इलेक्ट्रॉन्स लूज हो के अब न्यूक्लियस की और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की अट्रैक्शन जो है वो बढ़ रही है। तो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी इज लेस, सेकंड इज मोर, एंड थर्ड इज मोर, एंड फोर्थ विल बी मोर। जो हम इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा लूज़ कराते जाएंगे, जो हमें आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो ज़्यादा जो है वो चाहिए होगी। अब हम थ्योरी पे आते हैं बच्चे की, थ्योरी पे क्या लिखा होगा। ये वाले पैटर्न आपने नीट के लिए शॉर्ट में लिख के ज़रूर रखने हैं। देखो बच्चे, यहाँ पे ये क्या कह रहा है, यहाँ पे ये कह रहा है जो मैंने कहा वही को यहाँ पे कहा है
कि व्हेन वन इलेक्ट्रॉन हैज़ बीन रिमूव, जब एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया जाता है फ्रॉम ए न्यूट्रल गैसेज एटम से रिमूव किया जाता है, तो पॉजिटिवली चार्ज आयन फॉर्म्ड हैज़ वन इलेक्ट्रॉन, कि जो पॉजिटिवली चार्ज आयन बनता है उसके पास एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाता है। द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस, बट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो उतने ही रहते हैं। मीन्स न्यूक्लियस, अगर किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 11 था, ठीक है, और उसके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो यहाँ से लूज हो गया, तो इलेक्ट्रॉन भी 11 थे। अब एक इलेक्ट्रॉन लूज हो गया तो अब कितने बच गए इलेक्ट्रॉन? 10। अब 11 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन्स में अट्रैक्शन क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। फिर जब और लूज होगा तो प्रोटॉन तो उतने ही होंगे, एक और लूज हो गया तो कितने हो जाएंगे? 9। 11 प्रोटॉन और 9 इलेक्ट्रॉन में अट्रैक्शन क्या हो जाएगी? और बढ़ जाएगी। तो जितने जितने इलेक्ट्रॉन्स कम होते जाएंगे, प्रोटॉन्स उतने ही हैं, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाएगा, अट्रैक्शन बढ़ती जाएगी। अट्रैक्शन बढ़ती जाएगी तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की और करीब होता जाएगा, और करीब होता जाएगा, तो बॉन्ड जो है और स्ट्रांग होगा और हमें ज़्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी चाहिए। यही यहाँ पे लिखा हुआ है कि when one electron has been removed from the neutral gases atom, the positively charged form has one electron less the number of proton in the nucleus, के नंबर ऑफ प्रोटॉन उतने ही होते हैं लेकिन एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है? लेस हो जाता है। एज अ रिजल्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन वो होती है जो पॉजिटिव न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में होती है, पॉजिटिव नेगेटिव, उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन कहते हैं। बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स इन द कैटाइन इंक्रीजेज, कि उसके बाद क्या होता है? प्रोटॉन उतने ही रहते हैं, इलेक्ट्रॉन कम होते जाते हैं, लेकिन अट्रैक्शन जो है वो बढ़ती रहती है। दैट इज अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज, मीन्स जब प्रोटॉन उतने ही हैं, इलेक्ट्रॉन्स कम हो रहे हैं, तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा ही। वही लिखा हुआ है कि अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। द पॉजिटिव आयन होल्ड इट्स रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स मोर फिर्मली, फिर्मली का मतलब होता है स्ट्रांगली, कि पॉजिटिव आयन जो न्यूक्लियस है वो आप बाकी वाले इलेक्ट्रॉनों को मोर स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि प्रोटॉन उतने ही और इलेक्ट्रॉन कम हो रहे हैं, मीन्स इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। Therefore, the energy required to remove another electron from the positive charged ion or second electron from the neutral atom must be higher than the first, कि यही वजह है कि पहले इलेक्ट्रॉन रिमूव करने में कम एनर्जी लगती है, दूसरे में और ज़्यादा लगती है, तीसरे में और ज़्यादा लगती है, चौथे में और ज़्यादा लगती है। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन्स जो हैं वो सेम रहते हैं और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो डिक्रीज होते जाते हैं, लॉस हो के। तो प्रोटॉन्स उतने ही रहते हैं, मीन्स न्यूक्लियर की ताकत, उसी को हम न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। प्रोटॉन की ताकत उतनी है, इलेक्ट्रॉन कम हो रहे हैं, तो अट्रैक्शन बढ़ती रहती है। अट्रैक्शन बढ़ने से हमें ज़्यादा एनर्जी चाहिए इन बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। बच्चे समझ आना चाहिए आपको, मुझे लगता है इससे आसान तरीका और कोई नहीं होगा। आगे समझो, आगे ये क्या कह रहा है बच्चे? द रिमूवल ऑफ टू इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूट्रल एटम गिव्स ए डबल पॉजिटिव चार्ज आयन, की ये तो सिंपल सी बात है कि दो इलेक्ट्रॉन हम रिमूव करेंगे तो डबल पॉजिटिव चार्ज आएगा, विच विल होल्ड द रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन इवन मोर टाइटली, और उसकी वजह से और टाइटली इलेक्ट्रॉन जो हैं वो हेल्ड होंगे। एज अ रिजल्ट द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव थर्ड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द गैसेज एटम शुड बी इवन मोर देन दैट रिक्वायर्ड फॉर द सेकंड इलेक्ट्रॉन। यही वजह है कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव करने में हमें कम एनर्जी लगेगी, सेकंड इलेक्ट्रॉन में उससे ज़्यादा लगेगी, वो थर्ड इलेक्ट्रॉन में उससे ज़्यादा लगेगी। अब यहाँ पे एक एग्जांपल दी हुई है बच्चे, देखो ये अल्मोनियम है। अल्मोनियम का पहला इलेक्ट्रॉन लूज किया तो देखो हमारे पास इतनी एनर्जी लगी, बहुत कम है। सेकंड करने के लिए, ठीक है, Al2 पॉजिटिव बनाने के लिए और ज़्यादा लगी, 3 पॉजिटिव बनाने के लिए और ज़्यादा लगी, 4 पॉजिटिव बनाने के लिए और ज़्यादा लगी। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस के यहाँ अल्मोनियम का एटॉमिक नंबर क्या है? 13। तो समझो यहाँ अल्मोनियम का एटॉमिक नंबर क्या है? 13, मीन्स इसके पास कितने पॉजिटिव चार्ज हैं? 13 पॉजिटिव चार्ज हैं। और पहले इस केस में कितने थे? 13 इलेक्ट्रॉन थे। तो यहाँ पे 13 पॉजिटिव थे, 13 इलेक्ट्रॉन्स थे, तो यहाँ पे इतनी एनर्जी लगी। लेकिन जब सेकंड केस गया तो 13 प्रोटॉन थे, लेकिन Al ये हो गया, तो उससे क्या हुआ?
कि अब इसके पास 11 ही इलेक्ट्रॉन बचे। ठीक है, तो 11 इलेक्ट्रॉन में अट्रैक्शन और ज़्यादा होगी। फिर इस केस में प्रोटॉन उतने ही हैं, लेकिन अब 10 इलेक्ट्रॉन्स बच गए। इस केस में Al3 पॉजिटिव से Al4 पॉजिटिव में 13 प्रोटॉन ही हैं, लेकिन 9 इलेक्ट्रॉन होगी। तो देखो अब अट्रैक्शन किस में ज़्यादा होगी। यहाँ 13 प्रोटॉन 9 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं, यहाँ 13 प्रोटॉन 10 को, यहाँ 13 प्रोटॉन 11 को, यहाँ 13 प्रोटॉन 13 को। तो ज़्यादा एनर्जी किस में होगी, ज़्यादा एनर्जी इस बॉन्ड में होगी। इस बॉन्ड को तोड़ने में हमें ज़्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी लगेगी, इसमें उससे कम, इसमें उससे कम और इसमें उससे कम, क्योंकि प्रोटॉन्स उतने ही और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कम हो रहे हैं। यही वजह है कि सबसे ज़्यादा इसमें एनर्जी लगेगी आयनाइजेशन एंथैल्पी, फिर इसमें और फिर इसमें। ये ट्रेंड आपको याद रखना है। तो बच्चे आज के लिए सफिशिएंट है। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इसको। 2-3 लेक्चर लगेंगे समझाने के लिए, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें हमने बहुत सारी दूसरे टॉपिक्स भी कवर करने हैं जो कि आपके नीट के अकॉर्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मैं नहीं चाहता कि आपका कुछ लॉस हो, तो आपका मैक्सिमम हम इसमें कवर करेंगे। थैंक यू।